हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो सेशन 6 का हाफ सेशन ही हो पाया था ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन। आज हम वही सेशन 6 जो है उसका जो सेकंड हाफ है आज हम वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको आगे का जितना आपने पोर्शन पढ़ा हुआ है वो हल्का हल्का सा दिमाग में होना चाहिए। जैसे कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। चैप्टर 3 के अंदर आपने बहुत ही छोटे छोटे से पर बहुत ही काम के अपने पॉइंट्स पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो नावेद वाला किस्सा यानी करंट आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी वाला, करंट डेंसिटी यानी जिया जे इज इक्वल टू आई बाई ए। एज वेल आपको याद होना चाहिए बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस यानी कलर कोडिंग ऑफ कैपेसिटी, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स। उसके बाद हमने देखा पी से पी यानी अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है रेजिस्टर्स का तो वहां पे पोटेंशियल जो है वो सेम रहता है। पर पी से पी वाली लाइन आपको कैपेसिटर में भी काम में आएगी और आगे भी एक नया कंपोनेंट आता है इंडक्टर, वहां पे भी वो काम में आता है। तो पी से पी का मतलब क्या करेंगे आप कि वेन एवर एनी कंपोनेंट कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल में पोटेंशियल जो है वो सेम रहता है। अब पोटेंशियल सेम हो गया तो रिमेनिंग कोई क्वांटिटी होगा। फॉर एग्जांपल रेजिस्टर्स के केस में अगर पैरेलल में पोटेंशियल सेम है तो आता है करंट। करंट वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और उसके हिसाब से आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिल जाता है। तो रेजिस्टेंस आप उसका इक्विवेलेंट निकालते हैं तो वो बन जाता है R इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज तो उसका फॉर्मूला था R1 प्लस R2। बहुत छोटे छोटे पॉइंट है पर थोड़ा अच्छी तरह से आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको उसमें मजा आ सकता है। एज यू नो इट वेल। और वैसे ये जो हमारा ऑनलाइन मोड जा रहा है अब धीरे 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 काफी सारे स्टूडेंट्स उससे यूज टू हो रहे हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपके पास एक बहुत ही बड़ा सा क्या बोलते हैं एडवांटेज है कि अगर मान लो कोई भी टॉपिक कोई भी जगह पे आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको चाहो उतने बार आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। सो इट इज माई सिंपलेस्ट एडवाइस कि जहाँ पे भी आप रुकते हो कहीं नहीं समझ में आता है प्लीज पुश योरसेल्फ, थोड़ा अपने आप ट्राई करिए। ओके, एक दो बार उसको रिवाइज करिए तो आपको और ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। यूटिलाइज दिस टाइम इन ए मच बेटर वे। आई होप इट्स क्लियर। तो चलो अब आज चलते हैं थोड़ा सा और आगे और आज का जो सेशन है उसके अंदर हम थोड़े से न्यूमेरिकल का डिस्कशन करेंगे। एज वेल एक दो बहुत ही काम के ग्राफ है उसका यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। हमारा जो मेन पॉइंट था लास्ट टाइम का, वहां से आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हमारा लास्ट जो सेशन था मतलब उसमें हमने डिस्कस किया था ये वाले पॉइंट्स, रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, और उसके हिसाब से फॉर्मूला बनते थे। प्लस मैंने आपको एक और एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताया था कि व्हेन ऑल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज तो आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलता है, दैट आई कॉल्ड एज ए एन आर। when all the resistors connected in parallel, for example there are n number of resistors, तो बनता है R by N। मैक्सिमम रेजिस्टेंस तब मिलता है जब वो सीरीज में हो, मिनिमम रेजिस्टेंस तब मिलता है जब वो पैरेलल में हो। इतना आई थिंक आपको आइडिया क्लियर है। उसके बाद हमने देखा हुआ है ईएमएफ का कॉन्सेप्ट, और ईएमएफ के साथ साथ हमने देखा था ईएमएफ एक होता है और एक होता है टर्मिनल वोल्टेज, और उन दोनों का रिलेशन हमने ऐसे निकाला था V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। तो ये जो V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर का कॉन्सेप्ट था, तो देखिए हमने वहां पे दो चीजें आपको आइडेंटिफाई करके बताया था कि अगर हम यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, और एक होता है V इज इक्वल्स टू ई प्लस आई आर। अगर सिर्फ मैं इंटरनल रेजिस्टेंस लेता हूँ तो स्मॉल आर आएगा, अगर मैं कोई एक्सटर्नल जोड़ देता हूँ तो कैपिटल आर भी उसमें आ जाएगा। पर आपको याद होगा ये हम तब कहा था कि जब बैटरी डिस्चार्ज होता है। सो दिस इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन डिस्चार्जिंग टेक प्लेस, और ये तब होता है जब चार्जिंग होता है। तो जब चार्जिंग होता है तो यहाँ पे दिया हुआ टर्मिनल वोल्टेज वो ऑलवेज ईएमएफ के वैल्यू से कैसा रहेगा, ज्यादा ही रहेगा। ओके, तो इन बातों का आपको 110% ध्यान रखना है। जैसे उन बातों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे आपका काम और आसान होता जाएगा, और आपको इसके जैसे मतलब ये 19 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके जैसे क्वेश्चन समझ में आ सकते हैं।
ये सभी क्वेश्चंस का सबसे एडवांटेज आपको ये रहता है कि जो भी हम चीज़ यहाँ पे समझते हैं, पढ़ाते हैं, ओके, तो वो डायरेक्टली पैरेलल हम यहाँ पे नोट्स के थ्रू ही आपको वो सीधा क्लियर कट आइडिया देते हैं, तो आपको हर एक चीज़ आपकी आंखों के सामने है। सो यू विल गेट 100% आइडिया कि कोई क्वेश्चन में किस तरह से, कहाँ पे, किस बात को लेकर आपको प्रिपरेशन करना है। क्वेश्चन आपके सामने है, नोट्स आपके सामने है, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो भी आपकी आंखों के सामने है। तो कोई भी जगह पे अगर आप रुकते हो तो ऑन द स्पॉट पता चल जाएगा कि कहाँ पे कुछ गड़बड़ जो है वो हो रही है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आपका ये जो क्वेश्चन है 19 नंबर का, वहां पे देखते हैं। क्वेश्चन में ऐसा दिखाया हुआ है, डिफाइन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। टर्मिनल पोटेंशियल यानी क्या होता है, तो कि दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। उसको थोड़ा और अच्छी तरह से समझने का ट्राई करें तो voltage offered by cell when it is not connected in the circuit, it is known as intact value, that is called as a EMF of the cell। पर जैसे ही आप उसको एक्सटर्नल बैटरी के साथ या तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करते हो, उसमें से करंट फ्लो करेगा। ड्यू टू दैट करंट उसका जो टोटल ईएमएफ का वैल्यू है वो थोड़ा सा कम होगा। उसका थोड़ा सा वैल्यू जो कम होगा उसके हिसाब से दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज जो है वो थोड़ा सा कम होगा। तो ईएमएफ जो ऑफर करता है, मतलब बैटरी को जब ओपन सर्किट में रखा है, कोई किसी के साथ कनेक्ट नहीं किया है, फॉर एग्जाम्पल कोई सेल 1.5 वोल्ट ऑफर करता है, जैसे ही उसको सर्किट के साथ कनेक्ट किया, रेजिस्टर के साथ कनेक्ट किया, करंट उसमें फ्लो किया और वहां पे वोल्टेज हमें मिला 1.35 वोल्ट। ऑफर करता था 1.5, यहाँ पे मिला 1.35, तो 0.15 का जो वहां पे गैप बना, वो गैप क्या हुआ, तो कि वो उतना वोल्टेज वहां पे कम हो गया। तो 1.5 is actually considered as a EMF and 1.35 is actually considered as a terminal potential difference। दो टर्मिनल के बीच का डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड एज ए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाया गया है, लिखा है the potential drop across the terminal, the potential drop across the terminal of the cell when current is being drawn from its called the terminal potential difference। तो ये पूरे पॉइंट का ये जो लाइन है when current is being drawn, मतलब क्या, तो कि जब करंट किसी में से पास होता है तो जो एक्चुअल ईएमएफ ऑफर किया जाता था उसमें से कुछ वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जितना कम हो जाएगा उतना वहां पे जो डिफरेंस क्रिएट होता है दो पोटेंशियल के बीच का, ओके, सो दैट इज अ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दैट टू टर्मिनल, इट इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? derive a relation between the internal resistance EMF and terminal potential difference of a cell। किस किस का रिलेशन चाहिए? रिलेशन बिटवीन द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो सबसे पहले तो इसका आइडिया मैं दे देता हूँ, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो वैसे देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस का आइडिया हमें थोड़ा बहुत है। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब ये समझना है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सेल इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड एज ए इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब क्या, तो कि कोई सेल, कोई बैटरी है, वो अपने कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ही करंट को कुछ अपोज करता है, उसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। बाहर के कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं है। इन सिंपल वे आप ऐसा भी कह सकते हो इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई इंसान है तो उसका जो इनहेरेंट नेचर है ना, कोई बात को करने से रोक रहा है। मतलब क्या, तो कि एक्चुअली उसको जो चीज रोक रही है वो है उसका नेचर। नेचर जो इनहेरेंट है, ओके, और वही कुछ अपोज कर रहा है। तो जैसे ही कोई सेल है, कोई बैटरी है, उसको इंटरनल केमिकल की वजह से रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ईएमएफ यानी इंटेक्ट वैल्यू एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जैसे ही वो करंट पास करेगा तो उसका वोल्टेज थोड़ा सा कम होगा, तो उसका रिलेशन निकालना है। वैसे ये रिलेशन हम पहले भी निकाल चुके हैं, बट ये इसके कंटिन्यूशन में आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे उसको
रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया उसी का आइडिया है। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक सिंपल सा फिगर दिया हुआ है। एक और चीज है, जब भी ये चीज यहाँ से आप इफ इट्स पॉसिबल अच्छी तरह से नोटिस करिएगा और उस बात को समझने का ट्राई करिएगा। जैसे यहाँ पे यस, जैसे यहाँ पे कहा जा सकता है कि ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डॉटेड लाइन से हमने दिखाने का ट्राई किया हुआ है। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे हम ऐसा बताते हैं, ये डॉटेड लाइन जो है, वो डॉटेड लाइन ये समझाता है कि हर कोई सेल अपना अपना रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जिसको हम स्मॉल आर के हिसाब से जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट ऐसा देखना था ईएमएफ वाला, जो यहाँ पे दिखा है, बाय डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ वर्क डन बाय द सेल। तो फर्स्ट लाइन की जब बात कर रहा है, वर्क डन बाय द सेल कैरिंग ए यूनिट चार्ज अलोंग द क्लोज सर्किट, मतलब जब हमने कोई भी सेल को कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया तो ये वहां पे एक वर्क डन हुआ। वर्क डन किस बात का होता है? क्योंकि फिगर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो करंट फ्लो इन दिस डायरेक्शन, यानी करंट फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट द एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब हम कोई इलेक्ट्रॉन को वर्क करेंगे, लेकर जाएंगे फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। इफ यू रिमेम्बर दैट, हमारा जो ईएमएफ का पहली बार जो कॉन्सेप्ट समझाया था, उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट लाइन में लिखा है वर्क डन इन कैरिंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से बी, यानी फिगर के कॉन्टेक्स्ट में जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, वहां पे हम करंट लेकर गए, और वो भी किसकी वजह से? तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वजह से। प्लस वर्क डन हुआ, यहाँ पे लिखा है प्लस वर्क डन हुआ इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम बी टू ए। तो यानी यहाँ पे दोनों की वजह से टर्मिनल वोल्टेज यानी टोटल ईएमएफ जो ऑफर किया गया, वो एक एक्सटर्नल ने दिया वो, और एक इंटरनल ने दिया वो। तो देखो एज पर द ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर, विच इज ड्यू टू एक्सटर्नल। V डैश इज इक्वल्स टू आई स्मॉल आर, करंट तो ऑफकोर्स सेम ही फ्लो करता है। तो अब उसी के हिसाब से टोटल ईएमएफ का वैल्यू जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ, तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा आइडिया बहुत सिंपल तरीके से आ सकता है। टोटल ईएमएफ इज इक्वल्स टू आई कैपिटल, मतलब कॉमन आ जाएगा, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर बन जाएगा, और वहां से आपको ये करंट का फॉर्मूला जो है वो मिल सकता है। ओके, बहुत सिंपल सी बात है। अब देखो, जब भी आप कोई भी टॉपिक समझते हो, कोई भी थ्योरी समझते हो, तो इसको कैसे लर्न करना है। लर्न करने का सिंपलेस्ट तरीका ये होता है कि सबसे पहले वीडियो को आराम से देखिए। दूसरा उसके बाद किस्सा ये होता है कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में हमने क्या समझने का ट्राई किया, क्या कोई फॉर्मूला हमने डिराइव किया या नहीं किया। अगर वहां पे कोई फॉर्मूला डिराइव होता है तो सबसे पहले उसको दिमाग में सेट करिए कि इस प्रोसेस से हमने क्या फॉर्मूला जो है वो डिराइव किया। और जैसे वो आइडिया आ जाता है कि हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला डिराइव किया है, तो पूरा क्वेश्चन हमने पॉइंट वाइज बना दिया है। तो एक पॉइंट जो है उसको अच्छी तरह से लिख कर ट्राई करेंगे तो आई एम डेफिनेटली श्योर वो आपको याद रह जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो जनरली स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं, वो हर एक क्वेश्चन में ऐसा आपको आइडिया लगाना चाहिए, एंड यू हैव टू आस्क टू योरसेल्फ कि क्या ये क्वेश्चन है वो 2 मार्क में या 3 मार्क में पूछा जाएगा या नहीं जाएगा। मैं अपने एंड से हर एक जगह पे छोटे छोटे पॉइंट्स बताता हूँ, बट देर आर सम सर्टेन पॉइंट्स जो आपको खुद को आइडिया लगाना चाहिए। जैसे कि यही क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, ओके, तो देखो इसी क्वेश्चन की कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो कि यहाँ पे एक डिफाइन पूछा, एक रिलेशन पूछा, ड्रॉ 1, 2 और 3 अलग अलग ग्राफ पूछे फॉर द सेल एंड एक्सप्लेन देयर सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पे 3 ग्राफ ड्रॉ करना है, 2 डेफिनेशंस बतानी है। तो क्या ये क्वेश्चन 2 मार्क में आ सकता है? तो क्या नहीं। 3 मार्क में आ सकता है? तो क्या शायद हाँ। 3 मार्क के लिए 3 ग्राफ है? तो क्या हाँ। 3 ग्राफ के अलावा कौन कौन से पॉइंट्स हमें समझाने चाहिए? तो सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पे ये समझाना चाहिए कि यहाँ पे फिगर दिया गया है,
ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे फिगर देखा है, तो फिगर से आपको ये आइडिया आना चाहिए कि फिगर जो है वो आपके लिए बहुत काम का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिगर का पता होना चाहिए, फिगर क्लियर होना चाहिए। उसके बाद टोटल ईएमएफ क्या मिलता है और उससे आपने टोटल करंट निकाल लिया। अब जैसे ही टोटल करंट मिलता है, उसके बाद यहाँ पे उसने इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनाया हुआ है। तो देखो, यहाँ पे टोटल करंट मिल गया। देन आफ्टर वी थिंक अबाउट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल दैट सेंड्स द करंट आई थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे V इक्वल टू आई आर, बेसिक ओम्स लॉ का फॉर्मूला, वहां पे आई का ये ऊपर वाला वैल्यू डाल दिया, और उसके हिसाब से आपको ये पता चलना चाहिए कि ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिराइव किया वो कोई नया फॉर्मूला नहीं है। देखिए कि टोटल ईएमएफ हम जो कहते थे, ये वाला जो पॉइंट है वो हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। देखिए टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। कहाँ से आया? क्योंकि ये V था, ये V डैश था, V प्लस V डैश द टोटल पोटेंशियल। अब एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ने लिया, एक इंटरनल रेजिस्टेंस ने लिया, और दोनों ही वैल्यू ने मिलाकर टोटल ईएमएफ दिया था। अब मुझे एक्सटर्नल की वजह से कितना पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है वो देखना हो, तो मुझे क्या करना है? क्योंकि ईएमएफ और जो स्मॉल आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसकी वजह से क्या इफेक्ट होगा वही तो चेक करना है। तो V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर का पॉइंट जो है वो आपको यहाँ से मिल सकता है। अब वो जो पॉइंट जैसे ही मिलता है, सी दैट बहुत ही सिंपल सा आइडिया लगाया, so that is the EMF minus potential difference across the internal resistance point आया, एंड फ्रॉम द अबो इक्वेशन, यानी इसी पॉइंट को आप सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओ। मुझे स्मॉल आर चाहिए, तो क्या करने का, आई आर इस साइड जाएगा, V इधर आएगा, तो हो गया E माइनस वी बाय आई। सिंपल सी बात। आई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो एज पर द ओम्स लॉ V बाय आर लिख सकते हैं। ये R ऊपर जाएगा, ये R ऊपर चला गया। वैसे आप चाहो तो इसकी बाद भी एक और फॉर्मेट आप दे सकते हैं कि यहाँ पे आप ऐसा भी कह सकते हैं E बाई V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। इसकी कोई जरूरत नहीं है, बट जस्ट देने के लिए आप आइडिया दे सकते हैं। ओके, अदरवाइज दिस इज मोर देन इनफ। अब जो ग्राफ यहाँ पे आपने बताना है, उस ग्राफ के लिए आपका बहुत ही काम का पोर्शन वो बन जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, तो कि ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है और अलग अलग सिचुएशंस को दिमाग में समझते जाना है, ताकि यहाँ पे जहाँ पे कोई बड़ा डेरिवेशन नहीं है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपका ऑब्जर्वेशन है, वही सबसे ज्यादा काम करता है। ओके, एक ही क्वेश्चन करो पर बहुत अच्छी तरह से करो। ओके, यहाँ पे जो भी सेशन है मैंने बहुत ही उसको स्मॉल स्मॉल पोर्शन में ही डिवाइड किया है। दैट्स व्हाई मे बी यू ऑब्जर्व इट कि हमारे कोई भी लेक्चर है वो बहुत बड़े लंबे लंबे लेक्चर नहीं रख रहे हैं, ताकि जितना लंबा लेक्चर होगा उतना समझने का पॉसिबिलिटी जो है वो कम होता जाएगा। सो वी जस्ट कीप द वेरी स्मॉल सेशंस, और उसको आप धीरे धीरे करिए, आराम से करिए और समझने का ट्राई करिए। एक एक क्वेश्चन समझिए, जिस दिन जो सेशन आता है उसका काम उसी दिन कर दीजिए, तो आपको समझने में, प्रिपरेशन करने में बहुत ही आसानी रहेगी। एंड डोंट ट्राई टू कंपेयर कि ये सब्जेक्ट में ऐसा है, ये सब्जेक्ट में ऐसा है, बिकॉज इट इज अ वेरी कॉमन थिंग। ओके, ये फिजिक्स पढ़ रहा है, तो जैसे फिजिक्स होता है वैसे बायोलॉजी प्रिपेयर नहीं होता है, जैसे बायोलॉजी होता है वैसे केमिस्ट्री नहीं होता है, और जैसा केमिस्ट्री होता है वैसा फिजिक्स नहीं हो सकता है। ओके, अब आप तो 12th में हो, जो लोग 11 से है उसको 11 से ही पता है कि जब तक हमारा दिमाग ये बात एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक अपना काम नहीं होने वाला है। इफ यू जस्ट कंपेयर दैट कि वो सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट में ऐसा है, तो भाई उस सब्जेक्ट्स में न्यूमेरिकल्स नहीं आते, इस सब्जेक्ट्स में न्यूमेरिकल आते हैं, उसमें डेरिवेशंस नहीं आते, इसमें डेरिवेशंस आते हैं। लॉजिक तो क्यों, आपको खुद को पता है किसमें क्या कितना लॉजिक लगाते हैं। ओके, यहाँ पे हर एक जगह पे कोई ना कोई सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। जब तक आप उसको कनेक्ट नहीं करोगे तब तक आपको यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दिक्कत रहेगी। So if you want to come out from that problems, you just try to focus on the solutions. I hope it's clear. देखो, अब आगे का जो क्वेश्चन है उसका सिचुएशन मैंने क्या बताया, तो जो भी मेरे वर्ड्स
जो भी पॉइंट मैं यहाँ पे समझाता हूँ वो 100% आपके दिमाग में अगर सेट हो तो आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। ओके, किस तरह से देखिए, अगर मान लो मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस का रिलेशन चाहिए तो ये फॉर्मूला आपके लिए काम का है, ये वाला आर वाला। ओके, अब यहाँ पे ये फॉर्मूला भी काम का है और ये ऊपर वाला ये फॉर्मूला भी आपका काम का है। तो जैसे ये वाला पॉइंट आप देखते हैं तो उसके हिसाब से आपका आइडिया क्लियर होता जाएगा। व्हेन सेल्स इज एन ओपन सर्किट, ओपन सर्किट मतलब क्या है कि ओपन सर्किट का मतलब हमने ये कहा हुआ है कि वहां पे हमने कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया, या तो बेटर टू से कि ओपन सर्किट मतलब हमने वहां पे कोई करंट नहीं दिया। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट पहली लाइन में बताया कि कोई जगह पे आपने करंट नहीं दिया। अगर आपने करंट नहीं दिया हुआ है, ओके, तो क्या होगा, क्योंकि जितना ईएमएफ दिया है वही हमारा टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा। ओके, एज पर दिस फॉर्मूला V इज इक्वल टू E माइनस V डैश। अगर मान लो मैंने कह दिया कि कोई करंट नहीं लगाया तो ये वाली टर्म है वो कैंसिल हो गई, ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, तो ये आपका लाइन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल्स इज इक्वल टू द ईएमएफ, ताकि कोई करंट ही नहीं है तो जो ईएमएफ ऑफर किया गया था वही ईएमएफ टर्मिनल डिफरेंस मतलब टर्मिनल वोल्टेज बन जाएगा। और ये पॉइंट भी मैं बता चुका, अ रियल सेल हैज ऑलवेज सम इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब हर एक सेल का अपना अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि हम इंसानों में भी हर एक का अपना अपना एक नेचर होता है, कोई किस बात को अपोज करता है, कोई किसी और बात को अपोज करता है, बट वो एक नेचुरल है जो हर एक इंसान के अंदर होता ही है। उसी तरह से हर एक सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होता ही है। When current is being drawn from the cell, we have V less than E। मतलब क्या, तो कि वहां पे टर्मिनल वोल्टेज ऑलवेज जो ईएमएफ ऑफर किया जाता है उससे कैसा रहेगा, कम ही रहेगा। क्लियर? And the potential difference across the terminal of the cell in a closed circuit is always less। ताकि कुछ ना कुछ तो वो रेजिस्ट करेगा, मतलब कुछ ना कुछ ईएमएफ कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स वो वैल्यू कैसा रहेगा, कम ही रहने वाला है। क्लियर? चलो, उसके बाद के नेक्स्ट 3 पॉइंट्स बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। वैसे आपको एक बात बता दूं, ये थोड़ा एक्स्ट्रा पोर्शन है, पर इसको लेकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमसीक्यू पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो मेरे हिसाब से जब भी कोई फिजिक्स में स्पेशली कोई भी क्वेश्चन में ग्राफ जहां जहां बनते हो वो पोर्शन में आपको बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस या तो अच्छी तरह से दिमाग में वो क्लैरिटी रखनी चाहिए कि यहाँ पे यार ग्राफ आया है, जस्ट बी अलर्ट। ओके, ग्राफ के रिलेशन समझोगे तो बहुत ही मजा आएगा। अब ये मत याद रखो कि ई आर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना, ई आर का ऐसा ऐसा मत याद रखो। आई जस्ट एक्सप्लेन इट कैसे याद रखना चाहिए। देखिए, पहला ग्राफ बताया है ई वर्सेस आर का ग्राफ, ठीक है, ये ई वर्सेस आर का ग्राफ है। The EMF of cell is equal to the terminal potential difference of the cell when no current is drawn। अभी हमने देखा, ओके, मतलब करंट फ्लो नहीं किया, करंट फ्लो नहीं किया तो ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज दोनों कैसे बने, इक्वल बने। नंबर 1 क्लियर? तो उसके हिसाब से यहाँ पे बताया कि अगर हम ऐसा कहते हैं, ये वाला पहला ग्राफ जो है ना उसके अंदर मैं बात करता हूँ, तो देखिए ईएमएफ और रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो ये वाली लाइन आपको काम में आ सकती है कि जैसे वहां पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो ईएमएफ जो है, ईएमएफ का ये रिलेशन है दिस वन, ईएमएफ ई इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। बस इतना लाइन याद रखो, आपका काम आसान। ईएमएफ है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, ईएमएफ को कोई इफेक्ट होता नहीं। ओके, बहुत सिंपल सी बात यहाँ पे उसने समझाने का ट्राई किया हुआ है। आई होप इट्स क्लियर। तो देखो, वहां पे आपने ऐसा बताया कि ईएमएफ ऑफ अ सेल इज इक्वल टू द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज ड्रॉन। अगर कोई करंट ही नहीं दिया हुआ है तो ईएमएफ का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कोई डिपेंडेंसी बनता नहीं। पहला पॉइंट।
दूसरा जो रिलेशन दिया हुआ है ये वाला, ओके, V वर्सेस कैपिटल आर, V यानी टर्मिनल वोल्टेज। अब दोनों चीजों को समझना है। ईएमएफ जो ऑफर किया जाता है उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कोई लेना देना नहीं है, ताकि वहां पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कोई रोल ही नहीं प्ले कर रहा है। ईएमएफ में तो रोल प्ले हो रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस का, इसलिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना। पर जब हम टर्मिनल वोल्टेज की बात करते हैं तो वहां पे तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का रोल है ही। अब उस बात को यहाँ पे सबसे पहले ये ओम्स लॉ से समझिए, V इज इक्वल टू आई आर। और हमारे पास I का ये वैल्यू था स्मॉल ई अपन कैपिटल R प्लस आर। अगर मैं यहाँ पे इस R को डिनोमिनेटर में ले लूँ तो मुझे ये रिलेशन मिला। बस अब ये वाला जो रिलेशन है उसको दिमाग में रखते जाइए और आइडिया लगाते जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 1 2 3 3 4 पॉइंट बताए हुए हैं। तो क्या क्या रिलेशन बना, क्योंकि देखो यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, ओके, यहाँ पे फिर से लिख देते हैं कि जो रिलेशन बन रहा है वो रिलेशन में कौन है। क्योंकि रिलेशन में है V इज इक्वल्स टू E अपॉन 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R। अब ये R जो है इसको मैं ऐसे भी लिख दूं, E R कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे पहला पॉइंट, कैपिटल R इंक्रीजेस, V ऑल्सो इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे पहले पॉइंट में बताया कि V और R, यहाँ पे बताया कि V और R एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेशन में है। V बड़ा R बड़ा, या तो R बड़ा तो V भी बड़ा। दूसरा आइडिया ऐसा भी लगा सकते हैं, कैपिटल R बढ़ेगा, ओके, कैपिटल R बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू कम होगा। ओवरऑल ये वैल्यू कम होगा तो डिनोमिनेटर कम होगा, डिनोमिनेटर कम होगा तो ओवरऑल वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? व्हेन कैपिटल R इज टेंड्स टू जीरो, यानी कैपिटल R मैंने जीरो कर दिया, ये भी जीरो, ये भी जीरो। अब जैसे ये जीरो हो गया बात खत्म हो गई। तो आपका ये पॉइंट क्लियर, व्हेन कैपिटल R जीरो वोल्टेज भी जीरो। चलो कैपिटल R को स्मॉल r कर दो, कैपिटल R को मैं स्मॉल r कर दो। तो देखो अगर कैपिटल R को हम स्मॉल r कर देते हैं तो यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं, जब कैपिटल R को हमने स्मॉल r कर दिया तो वो ऐसा समझाता है E स्मॉल r प्लस स्मॉल r दैट इज 2r, r कैंसल, तो आ गया EMF by 2। एंड व्हेन कैपिटल R बिकम्स इनफाइनाइट तो यहाँ पे ये बन गया आपका इनफाइनाइट, तो ओवरऑल वैल्यू जीरो, और 1 प्लस जीरो दैट इज 1, तो V और E कैसे बन जाएंगे? सेम। तो इन चारों पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे ग्राफ पे डिनोट करता तो मुझे इस टाइप का ग्राफ है वो मिल जाता। फॉर्मूला क्लियर? वैल्यूज प्लेस कर दो तो ये फंडा भी क्लियर। आई होप इट्स क्लियर। तो ये सब कुछ आपको नोट्स में लिख लेना चाहिए ताकि ये सब कुछ हम चीजें समझते समझते यहाँ पे अप्लाई करते जाते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपका ग्राफ का क्लैरिटी है वो बनता जा सकता है। चलो नाउ व्हाट, अब तीसरा ग्राफ, वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ। बट यहाँ पे वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ इट इज नॉट लाइक फॉर ओम्स लॉ, ठीक है। पर यहाँ पे ईएमएफ के साथ हमें लेना था V इज इक्वल टू E माइनस आई आर का ग्राफ था। अगर मैं इसको रीअरेंज कर देता और स्ट्रेट लाइन बना देता, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c, तो उसके हिसाब से ये माइनस साइन इंडिकेट करेगा कि दैट इज ए स्ट्रेट लाइन बट डिक्रीजिंग वाला पॉइंट बनेगा। आई होप इट्स क्लियर। mx प्लस c तो ये कांस्टेंट हो गया, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, और उसके हिसाब से आपको ऐसा सिंपल सा आंसर है वो मिल सकता है। यहाँ पे भी छोटे छोटे पॉइंट्स, जैसे कि टर्मिनल वोल्टेज एट ए पॉइंट, अगर वो ईएमएफ जितना है तो इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस, यानी ये वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है वो भी दिख रहा है। एंड पॉइंट बी, ये बी वाला पॉइंट देख सकते हैं जहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे मिल रहा है, तो वहां पे वोल्टेज का वैल्यू जीरो हो गया। आई होप इट्स क्लियर। जितना आप उसको सिंपल तरीके से समझेंगे उतना आपको ज्यादा पता है वो चल सकता है। क्लियर? चलो यहाँ पे एक दो न्यूमेरिकल को हम देखने का ट्राई करते हैं।
चलो, यहाँ पे आप सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन कर चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है वो हमने दिया हुआ है। ये छोटा सा क्वेश्चन क्या समझाने का ट्राई करता है, देखिए, a network of resistances is connected to a 16 volt battery with internal resistance 1 ohm as shown in this figure, and find out network total resistance, obtain the current in the each resistance and obtain the voltage drop between AB, BC and CD। तो ये हो गया AB, ये हो गया BC और ये हो गया CD। आई होप इट्स क्लियर। तो देखो, सबसे पहले क्या आइडिया लगाना है, तो कि इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे 1 ओम का है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, ये दोनों रेजिस्टर्स कैसे कनेक्शन में है, पैरेलल में, इक्वल वैल्यू है, पैरेलल में है, यानी क्या हो जाएगा, हाफ, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 2 ओम। 12 और 6 पैरेलल में है, तो फिर से उसका इक्विवेलेंट हम ऐसे बना देते हैं, ओके। तो देखिए, 12 और 6 है, उसका 12 इंटू 6, 12 प्लस 6, तो 12 इंटू 6 और इसको 18 कर दिया, 6 3 जा 3 4 जा, यानी इसका इक्विवेलेंट मिल गया 4 ओम, ठीक है। तो टोटल 3 रेजिस्टेंस हो गए, ए बी के बीच में 2, बी सी के बीच में 1 और सी डी के बीच में 4। 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 दैट इज 7। अब 7 ओम रेजिस्टेंस एक्सटर्नल है और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 है, तो 7 प्लस 1 दैट इज 8 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस 8 ओम बन जाए और वहां पे बैटरी जो है वो 16 वोल्ट का हो, तो वोल्टेज सीधा सीधा आप कह दो, वोल्टेज 16 वोल्ट हो गया। रेजिस्टेंस आर टोटल की अगर मैं बात करूं तो वो हो गया 8 ओम। तो करंट का वैल्यू I इज इक्वल टू V बाय आर आपको मिल जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे जो भी करंट फ्लो करेगा वो थ्रू आउट सर्किट सेम रहेगा, पर यहाँ पे करंट जो है वो ए बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, बीसी में वो सेम जाएगा, सीडी में वापस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये आपको समझ में तब आ सकता है जब आपने सेकंड चैप्टर के कैपेसिटर के क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझा हो। वहां पे जो फंडा है एग्जैक्ट वैसा ही फंडा यहाँ पे भी अप्लाई करना है। अब देखो, वोल्टेज की मैं बात करूँ तो वोल्टेज जो है सीधा सीधा मैं यहाँ पे ऐसा भी कह सकता हूँ कि वोल्टेज बिटवीन ए बी, ओके। तो करंट जो फ्लो करेगा इनटू उसका रेजिस्टेंस कर देना पड़ेगा। तो देखो, जो भी वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 16 वॉट्स में से ही जाएगा, ओके। अगर मैं टोटल करंट की बात करूँ तो टोटल करंट अगर मैं इसके हिसाब से ले लूँ तो 2 एम्पियर हो और उसका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो भी 2 हो, तो 2 2 जा 4 वोल्ट कौन ले लेगा, क्योंकि ए बी ले लेगा। बी सी जो है वो कितना ले लेगा, क्योंकि उसका 1 ओम है, करंट 2 जा रहा है, तो वो 2 वॉट ले लेगा। तो 2 इसने ले लिया, 4 इसने ले लिया, तो 2 प्लस 4 यानी 6 हो गया, टोटल 16 था। तो जो सी डी ब्रांच है वो कितना वोल्टेज ले लेगा, क्योंकि सी डी जो है वो 10 वोल्ट वो ले सकता है। आई होप इट्स क्लियर। तो ये एक जनरल आइडिया अभी मैंने डिस्कस करने का ट्राई किया। अभी मैं दिखा देता हूँ ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया उसके आगे के भी कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, पर ये सबसे पहले 9th नंबर का जो क्वेश्चन था वो मुझे लगा कि आप इसके साथ कंपेयर करो तो शायद पता चल सकता है। देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है, तो सबसे पहले देख लो R1 R2 पैरेलल में 2 ओम, 12 6 का ये 4 ओम, सभी का सभी मिल गया 7 ओम। पर यहाँ पे जब टोटल करंट की बात करना है तो देखिए क्या किया, ओके। टोटल करंट, टोटल ईएमएफ तो वोल्टेज दिया था 16, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनेशंस, तो टोटल हमारा करंट मिल गया 2, ठीक है। तो हमें भी मिला था 2 एम्पियर, सॉरी, करंट मिल गया 2 एम्पियर। अब हर एक ब्रांच में जो करंट है वो सेम जाता है, तो ये दोनों रेजिस्टर सेम है, पूरे ब्रांच में 2 एम्पियर जाएगा, वो दोनों में रेजिस्टर सेम है, तो करंट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो देखो, 4i1 4i2 i1 i2 में दोनों में करंट सेम जाएगा, टोटल करंट 2 एम्पियर जाता है, तो हर एक ब्रांच में करंट जाएगा 1 एम्पियर। फिर से क्लियर। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी बी सी और सी डी की मैं बात करूँ तो देखो, वी सी डी
उसका करंट I3 और I4 का, ओके, VCD वाला है उसका टोटल करंट जो है, ओके, उसके लिए कैसा आइडिया लगाना चाहिए? तो क्या आइडिया ऐसा लगाना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन जो VCD है, जो ब्रांच बना पैरेलल, तो उसका पोटेंशियल सेम होगा, ओके, पर एक में जाएगा I3 के हिसाब से करंट, एक में जाएगा I4 के हिसाब से। I3 और I4 का टोटल जो है वो 2 एम्पियर है, वो अपने को पता है, बट इंडिविजुअल कितना है वो अपने को पता नहीं है। तो देखो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या किया, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम किया, 12I3 एंड 6I4 किया, तो I4 और I3 का रिलेशन निकाल दिया, पर टोटल तो अपने को पता ही था 2 एम्पियर, तो बस उसमें वैल्यू डाल दिया, तो I3 और I4 का रिलेशन मिल गया। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी मैंने कहा था 4 वोल्ट आ जाएगा, यहाँ पे 2 वोल्ट आ गया, तो बाकी जो बचा कुचा है, एक सेकेंड, 2 + 4 वो बनता है 6 वोल्ट, और VCD जो है, ओके हाँ, यहाँ पे उसने क्या किया, क्योंकि 12I3 के हिसाब से लिया, 12I3 के हिसाब से लिया बिटवीन CD, यस, यू कैन जस्ट मेक दैट करेक्शन कि यहाँ पे उसने निकाला है 8 वोल्ट, पर किसका, क्योंकि I3 वाला, अब I4 वाला भी लेते, 4/3 इंटू 12 करते, ओके, तो उसके हिसाब से टोटल VCD की जब मैं बात करूँ तो यहाँ पे वो हो जाना चाहिए 10 वोल्ट, क्लियर? तो यहाँ पे आप चाहो तो उस करेक्शंस को ऐड कर सकते हैं कि VCD जो है वो CD में यहाँ पे 12 ओम ले रहा हूँ तो I3 जाएगा, CD में यहाँ पे I4 लेता और 6 ओम ले लेता तो उसके हिसाब से आ जाता, तो टोटल वोल्टेज जो है वो आपको उसके हिसाब से मिल जाता। आई होप इट्स क्लियर, पक्का? चलो, तो अभी जो ये सेशन है वो हम यहाँ तक रखते हैं, ओके, नेक्स्ट जो सेशन है उसमें आगे के न्यूमेरिकल्स और थियोरी का थोड़ा सा मैं आगे आपको समझाऊंगा। होमवर्क में यही 2 क्वेश्चंस आपको 2-2 बार लिखकर सबमिट करना है। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है, ओके, इतना रखते हैं, बाय बाय।